नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ठोसों के यांत्रिक गुण का तीसरा भाग समझेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हम देखेंगे कि किसी तार के द्रव्य के यांग गुणांक का मापन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए एक स्प्रिंग लें और उस पर बल लगाकर नीचे की ओर खींचें। बल के कारण स्प्रिंग की लंबाई में अंतर आ जाएगा। अब थोड़ा सा और बल लगाएं और स्प्रिंग को और नीचे खींचें और फिर से स्प्रिंग की लंबाई का मान लें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग पर बल लगा रहे हैं, उसी तरह से स्प्रिंग की विकृति में अंतर आ रहा है। सारे मापों को जांचकर प्रतिबल विकृति ग्राफ बनाएं। भिन्न भिन्न द्रव्यों के लिए प्रतिबल विकृति वक्र भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, इन वक्रों की सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि कोई दिया हुआ द्रव्य बढ़ते हुए लोड के साथ कैसे विरूपित होता है। दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है वो प्रतिबल विकृति वक्र को दर्शा रहा है। दोस्तों, इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि O से लेकर A के बीच में वक्र रेखिक है। इस क्षेत्र में हुक के नियम का पालन हो रहा है। जब प्रत्यारोपित बल को हटा लिया जाता है तो पिंड अपने प्रारंभिक विभव में पुनः प्राप्त कर लेता है। इस क्षेत्र में ठोस एक प्रत्यास्थ पिंड जैसा आचरण करता है। दोस्तों, A से बीच के क्षेत्र में प्रतिबल तथा विकृति अनुक्रमानुपाती नहीं है। फिर भी भार हटाने पर पिंड अभी भी अपने प्रारंभिक विभव में वापस आ जाता है। वक्र में बिंदु B पराभव बिंदु मतलब प्रत्यास्थ सीमा कहलाता है और संगत प्रतिबल का द्रव्य का प्रभाव सामर्थ्य कहते हैं। B से D के बीच आप यह देख सकते हैं कि यदि भार को बढ़ाया जाए तो उत्पन्न प्रतिबल सामर्थ्य से अधिक हो जाएगा और फिर प्रतिबल में थोड़े से अंतर के लिए भी विकृति तेजी से बढ़ने लगेगी। अब दोस्तों, आप क्या कीजिए, B और D के बीच किसी बिंदु C का मान ले, पर जब भार को हटा दिया जाए तो पिंड अपनी प्रारंभिक विभव को पुनः प्राप्त नहीं करता है। इस स्थिति में जब प्रतिबल शून्य हो जाए तब भी विकृति शून्य नहीं होती। ऐसे विरूपण को हम कहते हैं प्लास्टिक विरूपण। दोस्तों, ग्राफ पर बिंदु D द्रव्य की चरम तनन सामर्थ्य है। इस बिंदु के आगे प्रत्यारोपित बल को घटाने पर भी अतिरिक्त विकृति उत्पन्न होती है और बिंदु E पर विभंजन हो जाती है। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु D और विभंजन बिंदु E पास पास हो तो द्रव्य को भंगुर कहते हैं। यदि वे एक दूसरे से दूर दूर हों तो द्रव्य को तने कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले कह दिया था कि प्रतिबल और विकृति व्यवहार में एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में अंतर होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम रबड़ ले तो आप देख सकते हैं कि इसके ग्राफ में रबड़ को अपनी प्रारंभिक लंबाई से कई गुना तक खींचा जा सकता है, फिर भी वह अपनी प्रारंभिक आकृति में वापस आ जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक और आयतन गुणांक क्या क्या होते हैं। दोस्तों, प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यंग गुणांक किसे कहते हैं। दोस्तों, प्रतिबल चाहे तनक हो या चाहे संपीड़न हो, उत्पन्न विकृति का मान समान होता है। तनक प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात से यंग गुणांक को परिभाषित किया जा सकता है और इसे प्रत्येक Y द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
मतलब Y बराबर है तनक प्रतिबल भाग अनुदैर्ध्य विकृति। तो जिसके अनुसार Y बराबर आ जाएगा F भाग A भाग डेल्टा L भाग L के। दोस्तों, यंग गुणांक की इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 और पास्कल होती है। दोस्तों, क्योंकि स्टील का यंग माप ज्यादा होता है जिसके कारण ये ज्यादा कठोर हो जाता है। इसी कारण से अधिक काम की जाने वाली मशीनों तथा संरचनात्मक डिजाइनों में स्टील का अधिक प्रयोग किया जाता है, बल्कि तांबा, पीतल और एल्युमिनियम का प्रयोग कम किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अपरूपण गुणांक क्या होता है। अपरूपण प्रतिबल तथा संगत अपरूपण विकृति के अनुपात को अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसे G द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसमें G बराबर है अपरूपण प्रतिबल भाग अपरूपण विकृति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपरूपण प्रतिबल बराबर होता है F भाग A के और अपरूपण विकृति बराबर होती है डेल्टा X भाग L के। तो जिसके अनुसार अपरूपण गुणांक आ जाएगा G गुणा थीटा। अपरूपण गुणांक की SI इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आयतन गुणांक क्या होता है। दोस्तों, जब किसी पिंड को अधिक दाब के एक द्रव में डुबोया जाता है तो वह जलीय प्रतिबल के अंतर्गत चला जाता है। यह पिंड के आयतन में कमी उत्पन्न करता है और इस प्रकार से एक विकृति, जिसे आयतन विकृति कहते हैं, वो उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों, जलीय प्रतिबल तथा संगत आयतन विकृति के अनुपात को आयतन गुणांक कहते हैं। इसे B से निरूपित किया जाता है, जिसमें B बराबर है घटा P भाग डेल्टा V भाग V। यहाँ पर ऋण चिन्ह ये दर्शा रहा है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी हो जाती है, अर्थात यदि P धनात्मक है तो डेल्टा V ऋणात्मक होगा। इस प्रकार से आयतन गुणांक का मान सदा ही धनात्मक होगा। आयतन गुणांक की SI इकाई न्यूटन पर मीटर वर्ग 2 या पास्कल होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या कीजिए, 2 लंबे सीधे तार लीजिए जिनकी लंबाई तथा त्रिज्या बराबर हो और वह किसी स्थिर दृढ़ आधार से अगल बगल लटके हों। तार A में 1 मिलीमीटर की मुख्य स्केल M तथा एक भार रखने के लिए एक पलड़ा लगा हो और तार B समान अनुप्रस्थ परिच्छेद का होता है और इसमें भी एक पलड़ा लगाया होता है जिसमें ज्ञात भारों को रखा जाता है। प्रायोगिक तार B की तली पर एक संकेतक में एक वर्नियर स्केल भी जोड़ दिया जाता है तथा मुख्य स्केल M संदर्भ तार A से जोड़ दिया जाता है। पलड़े में रखे भार नीचे की ओर एक बल लगाते हैं और प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत विस्तारित कर देते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख ही सकते हैं। तार में विस्तार को वर्नियर व्यवस्था से नाप लिया जाता है और कमरे में ताप के अंतर के कारण होने वाली लंबाई के किसी परिवर्तन की प्रतिपूर्ति करने के लिए संदर्भ तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि प्रायोगिक तार की लंबाई में ताप के कारण किसी परिवर्तन के साथ साथ संदर्भ तार की लंबाई में भी उतना ही परिवर्तन होता है। अब प्रायोगिक तार को तनक प्रतिबल के अंतर्गत लाने के लिए उस पर धीरे धीरे और भार चढ़ाए जाते हैं और वर्नियर का पाठ्यानुटन किया जाता है।
दो वर्नियर पाठकों में अंतर तार की उत्पन्न विस्तार बताता है। दोस्तों, मान लीजिए कि जो प्रायोगिक तार है उसकी प्रारंभिक त्रिज्या r है और लंबाई है l। तो इस प्रकार से जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई r वर्ग 2। मान लीजिए कि द्रव्यमान m से तार में उत्पन्न विस्तार डेल्टा l है। तो इस प्रकार से जो प्रत्यारोपित बल आएगा वो आएगा mg, जहां g गुरुत्वीय त्वरण है। तो इस प्रकार से जो यंग गुणांक का मापन होगा वो होगा mg भाग पाई r वर्ग 2 गुणा l भाग डेल्टा l। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। दोस्तों, दैनिक जीवन में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार की अहम भूमिका होती है। सभी अभियांत्रिक डिजाइनों में द्रव्यों के प्रत्यास्थ व्यवहार से परिशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपने क्रेनों को देखा होगा जो भारी भारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं और उठाते हैं। इन क्रेनों में मोटी धातु की रस्सी होती है और ऐसा इसलिए होता है ताकि लोड तनाव के तहत रस्सी को ना तोड़े, क्योंकि लोड द्वारा उत्पादित तनाव रस्सी की लोचदार सीमा से कम होता है। इस प्रकार क्रेन को रस्सी की लोचदार सीमा के अनुसार रस्सी के व्यास को सहन करने, तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। कुछ इसी प्रकार से पुलों में भी होता है। पुलों को भी इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि ये लोड के तनाव से प्रभावित नहीं हो। हालांकि कुछ वर्षों के बाद इन पुलों में दरारें पड़ जाती हैं और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भार द्वारा उत्पादित निरंतरता के दबाव में तनाव के कारण जो ब्रिज होते हैं वो अपनी लोचदार ताकत को खो देते हैं। तो दोस्तों, बीम जो कि पुलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि वो जो पुलों के ऊपर गतिविधियां हो रही हैं उसके तनाव को कम कर सकें। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई एक बीम है जिसके बीचों बीच में आपने लोड लटकाया है। इस बीम की जो लंबाई है वो L है। तो जैसे ही जो लोड है इस पे लटका होगा तो ये नीचे की ओर जाने लगेगा, क्योंकि इसमें लोड के कारण जो उत्पन्न तनाव है वो अधिक है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? इसके लिए हम आई आकार का बीम इस्तेमाल करेंगे जिसका यंग गुणांक ज्यादा होगा। आई आकार का बीम तनाव को कम कर देता है जो कि लोड के कारण उत्पन्न होता है और ये इसकी मजबूतता को भी बनाए रखता है। और जैसा कि दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कि रेल की जो पटरी होती है वो भी आई आकार की ही बनी होती है ताकि वो जो रेल के कारण उत्पन्न तनाव को है वो उसको संभाल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि प्रतिबल विकृति वक्र क्या होता है, जिसके बाद हमने देखा कि किसी तार के द्रव्य के यंग गुणांक का मापन क्या होता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको ये पूरा अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन सारे विषयों को दोहराने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।